नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो दो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी थी, खैर और गाजियाबाद, उन दो सीटों पर अब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वो सीट है गाजियाबाद। सिंह राज जाटव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने। और खैर सीट की बात करें, अलीगढ़ के खैर सीट की अगर हम बात करते हैं, तो चारू कैन, डॉक्टर चारू कैन का नाम देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चारू कैन चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, और उन्हीं को यहां पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। तो एक बात तो साफ है, जो ट्वीट करके लिखा गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि हमारे सिंबल पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, यानी कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हो सकते हैं, लेकिन सिंबल एक रहेगा, वो साइकिल पर चुनाव लड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। बड़ी खबर है, अहम खबर है। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत भाई, अब देखिए सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। दो सीटें बची हुई थी, कुंदरकी है, वहां पर रिजवान साहब की बात कही जा रही है कि उनका फाइनल हो गया है, तो अब कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। और सबसे पहले खैर की और गाजियाबाद की बात कर ले, क्योंकि ये जो दो सीटें थी इसमें बड़ी माथापच्ची चल रही थी और कांग्रेस भी लड़ना नहीं चाह रही थी, मन नहीं था उसका। क्योंकि मेरी जो जानकारी आ रही है वहां से कांग्रेस जिनको लड़ाना चाह रही थी वो कह रहे थे कि हम लोकसभा लड़के अब नीचे नहीं जाएंगे, और अगर यहां से हारेंगे तो फिर लोकसभा हम किस मुंह से लड़ेंगे। मैं डॉली शर्मा की बात कर रहा हूं। तो वहां से वो तैयार नहीं। फिर उसके बाद ये सिंहराज जाटव ये कैंडिडेट हैं, इनको लाया गया है। बेसिकली इस सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे तौर पर कहे तो यहां से इन दोनों ने गाजियाबाद में सीधे तौर पर जाति समीकरणों के हिसाब से अपना मामला सेट किया है। क्योंकि गाजियाबाद में मैं बताऊं कि लगभग 75 से 80 हजार के आसपास दलित वोटर्स हैं, और सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं दलित वोटर्स की ही है। ब्राह्मण भी है यहाँ पर 50 हजार, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। यहाँ पर शर्मा कैंडिडेट दिया, ब्राह्मण कैंडिडेट दिया। 17 साल बाद आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से शर्मा कैंडिडेट उतारा है, और वो इस वजह से भी उतारा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय कैडर, स्थानीय कार्यकर्ता ये सवाल कर रहे थे कि क्या सारे पद, सारी पोजीशन सिर्फ गर्ग कम्युनिटी या यूं कहें कि वैश्य कम्युनिटी ही ले जाएगी, क्योंकि मेयर से लेकर के सांसद तक सब उन्हीं के, और राजपूत कम्युनिटी भी नाराज थी। तो गाजियाबाद में ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पीएन गर्ग को उतारा है। पीएन गर्ग समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं, और अभी उन्होंने चुनाव से पहले ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। रवि गौतम का बसपा से टिकट हुआ था, रवि गौतम का टिकट काटा गया, फिर बसपा ने पीएन गौतम को ज्वाइन करा, पीएन गौतम बसपा के कैंडिडेट बन गए। यानी कि अब आप देखिए, गर्ग, ब्राह्मण और दलित, इन कैंडिडेट्स के बीच में गाजियाबाद का चुनाव होगा। और गाजियाबाद देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का अपर एज है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि गाजियाबाद के अलावा भी आप देखेंगे, मतलब गाजियाबाद में तो खैर भाजपा का अच्छा प्रभाव माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। जी 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 जी, हम चाहेंगे इसको स्क्रीन पर जरूर लेकर आए। पीसीआर सुरेश अवस्थी का नाम फाइनल हो गया है सीसामऊ सीट से। जी हाँ, सुरेश अवस्थी जो कि चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। लिस्ट आ गई है, प्रेस विज्ञप्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। अब हमारे पास दो लिस्टें सामने आ गई हैं। एक सीसामऊ के प्रत्याशी का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजियाबाद और खैर से ऐलान किया गया है। सुरेश अवस्थी के नाम पर मुहर लग गई है। यहाँ पर प्रशांत भाई, कैसे देखा जाए? देखिए, सुरेश अवस्थी के नाम पर मुहर लगानी पड़ी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो जाती, और बगावत अभी भी होने के आसार हैं। क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वहां पर जिला उपाध्यक्ष हैं, वो राजपूत हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और धमकी दी है एक तरीके से। तो अब आप ये समझिए, दो तरीके से बगावत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है ये।
पिछले दिनों राकेश सोनकर जो 3 बार के विधायक रहे भाजपा से, इस सीट से परिसीमन के पहले भी 3 बार के विधायक रहे राकेश सोनकर, और आकर के योगी आदित्यनाथ जी से मिल के गए थे लखनऊ। योगी जी से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से, भूपेंद्र चौधरी जी से मिले, फोन पर भी बात की। और अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि मैं पर्चा अपना नामांकन दाखिल कर दूंगा। आज सुबह तक चर्चा चल रही थी, लेकिन देखिए अचानक से वहां पर टिकट कट गया। और सीसामऊ की जो सीट है वो मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित इनके आसपास चलती है। नसीम सोलंकी का जिस दिन नामांकन हुआ, कल नामांकन हुआ नसीम सोलंकी का, वो बाकायदा मीडिया के सामने वो रो रही थी। यानी कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्लस सिंपैथी दोनों फैक्टर लेकर के चल रही है यहां पर। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता बगावत कर देंगे। अब राकेश सोनकर ऐसे तो जाने नहीं देंगे जी। और सुरेश अवस्थी जिस ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, वहां पर देखिए तीसरे नंबर की कम्युनिटी आती है उस सीट पर। पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे नंबर पर दलित, और उसके बाद ब्राह्मण, फिर राजपूत। ये वहां का ऑर्डर है कास्ट इक्वेशंस का। ये सुरेश अवस्थी को उतारने के पीछे की रणनीति और सोच क्या दिखाई दे रही है प्रशांत भाई? देखिए मुझे लगता है कि सोच क्या रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदवारी थी, 18 से 20 लोगों ने वहां से उम्मीदवारी की थी, और एक तो पत्रकार भी थे। और कहा जा रहा है कि वो पत्रकार महोदय जो है उनको जेल भिजवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही, तो वो तो वहां से माइनस हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसमें जो लोग बचे थे उनको मैनेज करना था पार्टी को, तो पार्टी मैनेज करने में ज्यादा ध्यान दे रही थी, और इधर मैनेज करने के चक्कर में उसका जाति समीकरण गड़बड़ा गया। भाई देखिए, दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो एससी कम्युनिटी है इस सीट पर। और अखिलेश यादव का आज सुबह का आप ट्वीट देखिए, जब वो राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं, उसमें वो लिखते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हैं, उसमें महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं, उसमें डॉक्टर लोहिया का जिक्र करते हैं जी। और आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। और 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, एससी वोटर के मोमेंटम की वजह से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इतना शानदार प्रदर्शन कर पाई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रणनीतिक तौर पर चूक गई। अगर यहां पर राकेश सोनकर को टिकट मिलता तो एक बारगी ये माना जा सकता था कि वो फाइट देते, दिखते वहां पर। क्योंकि देखिए सवर्ण वोटर के पास, ज्यादातर सवर्ण वोटर के पास चॉइस नहीं है बीजेपी के अलावा। ऐसे में भाई वो वोटर तो आपको मिलता ही। सही बात है। और ऐसे में अगर आप राकेश सोनकर को टिकट देते तो आपके लिए बेहतर ये इक्वेशन बनती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मैनेज करने के चक्कर में, तो आपको सुरेश अवस्थी को मैनेज करने के चक्कर में, सुरेश अवस्थी को सीसामऊ से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, एकदम मैं यही कहना चाह रहा हूं। एकदम सही कह रहे हैं, और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए सुरेश अवस्थी काफी लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे, कई बार वो लखनऊ के चक्कर लगा चुके हैं। और ऐसे में अब आप ये सोचिए कि सुरेश अवस्थी अगर मान लीजिए मैनेज हो गए, और चलिए ये भी मान लिया कि सुरेश अवस्थी तो मैनेज हो जाएंगे, भाजयुमो के जो जिला उपाध्यक्ष है वो भी मैनेज हो जाएंगे, उनका कुछ सिंह करके नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये लोग मान लीजिए मैनेज हो जाएंगे, तो आप राकेश सोनकर को कैसे मैनेज करोगे? सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा सीट पर भी, यहां पर देखिए तो वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरीके से मोमेंटम क्रिएट हुआ था, लोकसभा में भी जो जून में जिसके नतीजे आए। और दूसरा, इरफान सोलंकी को जेल भेजा जाना, उनको अयोग्य करार दिया जाना, नसीम सोलंकी का मीडिया के कैमरों पर रो देना, और वो बयान के माध्यम से एक बड़ी अपील करना, ये अपने आप में प्रशांत भाई जरा बहुत सारे समीकरण हैं। दिख रही है प्रशांत भाई, एक सेकंड। पहली जो यहाँ पर लिस्ट आई है वो समाजवादी पार्टी की है, दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दें, कंफ्यूजन हो रहा होगा इतनी देर से।
होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी गाजियाबाद 56 नंबर श्री सिंह राज जाटव, गाजियाबाद से उतार दिया है सपा ने। खैर जो कि अलीगढ़ की सीट है 71 नंबर डॉक्टर चारू कैन, इनका नाम फाइनल हो गया है। अब लिस्ट जारी कर दी गई है, ये चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे और कल नामांकन भी कर लेंगे। दूसरी लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें आप नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है 213 सीसामऊ और श्री सुरेश अवस्थी। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय कार्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से ये लिस्ट प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव 2024 हेतु एक एक नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो देखिए दर्शक, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की जो कि दिख रहा है, दूसरी लिस्ट जो कि सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषित नहीं किया था, वो नाम अब हमारे सामने आ गया है। तो दोनों तरफ से पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है। अब बस सस्पेंस जो बरकरार है वो मीरापुर सीट पर बरकरार है, क्योंकि वो सीट जयंत चौधरी के खाते में जा रही है। मीरापुर से जयंत चौधरी किसको टिकट देंगे वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक छोटा सा विश्लेषण प्रशांत भाई के साथ हम कर रहे हैं। प्रशांत भाई देखिए, ये दो तस्वीरें निकल कर आई हैं। सुरेश अवस्थी आपके हिसाब से ठीक प्रत्याशी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से चूक होती दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी गाजियाबाद और खैर में परफेक्ट है, या फिर वहां पर भी चूक हुई है सपा की तरफ से किसी तरह की? देखिए, गाजियाबाद तो समाजवादी पार्टी का कभी कोई गढ़ रहा ही नहीं। अगर एक बार 2002 का उपचुनाव छोड़ दें, वो भी बहुत कम मार्जिन से सपा वहां जीती थी लोकल कैंडिडेचर की वजह से। तो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट वहां पर जो प्रभाव है बहुत अच्छा नहीं है। गाजियाबाद को मैं माइनस मान के चल रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि गाजियाबाद और खैर में बिना कांग्रेस की सहमति से वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारे गए। इसका मतलब आप दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि वहां पर सिंबल भले ही वो समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर भले ही ये दो नाम आपको दिख रहे हों, श्री सिंह राज जाटव और डॉक्टर चारू केन का, लेकिन आप देखिए ये दोनों ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से ही होंगे। चारू कैन अभी देखिए अलका लांबा के नेतृत्व में पिछले महीने ही उन्होंने मेरे ख्याल से इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पिछला चुनाव डॉक्टर चारू कैन ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खैर विधानसभा सीट से लड़ा था और बहुत अच्छा उन्होंने टक्कर दी थी। दूसरे नंबर पर वो रही थी डॉक्टर चारू कैन, 65,000 से ऊपर उनको वोट मिला था इस सीट पर। चारू कैन के बारे में बता दूं कि जो समीकरण चारू कैन के माध्यम से खैर में बन रहा है, पहले मैं खैर की बात कर लेता हूं, उसके बाद गाजियाबाद में आएंगे। बोलिए। चारू कैन जो है वो वहां के जो तेजवीर सिंह लोकल बड़े नेता हैं माने जाते हैं और अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनका ठीक ठाक प्रभाव है इस पूरे इलाके में और वो खुद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और चारू कैन दलित समाज से आती हैं। ऐसे में और वो तेजवीर सिंह की पुत्रवधू हैं। ऐसे में एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आता है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी प्लस चारू कैन का दलित फैक्टर प्लस बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जो उनका थोड़ा बहुत जुड़ाव रहा वो, और उसके बाद आप देखिए तेजवीर सिंह का अपना जो स्थानीय जो उनका प्रभाव है, ये तीनों चीजें जो एक समीकरण बना रही हैं वो कहीं ना कहीं मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर हो नहीं सकता था। देखिए नतीजे कुछ भी आए, लेकिन उम्मीदवार बहुत शानदार उतारा है समाजवादी पार्टी ने यहां पर। गाजियाबाद में मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में थोड़ा सा कैडर की दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी का भी क्या कहानी बता रहे हैं आपकी? डॉली शर्मा को ऑफर किया गया था क्या टिकट के लिए? जो लोग देखिए डॉली एकदम मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि डॉली शर्मा को ये टिकट ऑफर किया गया था। डॉली शर्मा लेकिन उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया। और उसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूं उसके पीछे कारण ये, क्योंकि डॉली शर्मा देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और डॉली शर्मा विधानसभा का चुनाव लड़ करके और मौजूदा जो गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट के जो समीकरण है जातिगत, उनको अगर देख लें तो वहां से बहुत ज्यादा मजबूत दावेदारी डॉली शर्मा की नहीं हो पा रही थी।
और उनको ये लग रहा होगा कि अगर मैं अभी गाजियाबाद विधानसभा से लड़ जाऊं और यहां से भी अगर हम उपचुनाव हार जाएं, तो फिर उनकी जो आने वाले लोकसभा चुनाव की जो दावेदारी होगी या आने वाले विधानसभा के मुख्य चुनाव की किसी और सीट से अगर मान लीजिए कोई दावेदारी होगी, तो वो दावेदारी कमजोर पड़ेगी। और मुझे लगता है कि डॉली शर्मा ने इसीलिए अपने पैर पीछे खींचे कि ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात, वहां से जो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शर्मा जी, तो शर्मा जी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े लंबे समय से वो गाजियाबाद में सक्रिय हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई थी। उस दौर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभाव नहीं था। 2007 में बसपा की सरकार थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो एक बड़ा उन्होंने काम भी किया है कैडर में, संगठन में लंबा काम किया, अनुभव है उनको काम करने का। 17 साल का वक्त हो गया उनको, कह रहे हैं कि 17 साल का इनाम मिला है। हाँ, 17 साल का उनको इनाम मिला है, एकदम सही सही कह रहे हैं आप। तो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, और दूसरा वहां से जो गर्ग वोटर है वो भी बहुजन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। अतुल गर्ग भाई यहीं से विधायक थे और यहीं से चुन करके सांसद बने, तो एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में ब्राह्मण और जो राजपूत वोटर जो नाराजगी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में, वो बीजेपी ने पाटने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप देखिए, समाजवादी पार्टी से पीएन गर्ग एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने जो है सपा छोड़ दी और फिर वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन इन्हीं के लिए बचता था, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो दलित वोटर सबसे ज्यादा यहां पर 75 to 80,000 के आसपास वोटर्स हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, डॉली शर्मा का जो प्रभाव होगा, और डॉली शर्मा जो, अगर मेरे सोर्सेस सही हैं, जहां तक मैं एकदम इस मामले की पुष्टि भी कर सकता हूं कि अगर डॉली शर्मा के यस की वजह से ये सीट किसी दूसरे को टिकट दिया गया है, तो डॉली शर्मा का जो उनसे जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण तबके का या सवर्ण तबके का जो वोटर है, वो तो जाएगा ही जाएगा उधर। क्योंकि कैंडिडेट एक तरीके से देखिए, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है, तो वहां पर लोकल जो कैडर है उसके बिना कंसेंट के कोई फैसला हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इस नाम में डॉली शर्मा की रजामंदी है, और जब है तो सवर्ण वोटर भी जाएगा, यानी कि दलित प्लस सवर्ण वोटर के साथ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहां पर उतरी है। तो ये दोनों सपा और कांग्रेस के सबसे बेस्ट चेहरे हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए बेस्ट ऑप्शंस हैं। मैं बेस्ट चेहरे नहीं, बेस्ट ऑप्शन बोलूंगा। और चूंकि देखिए, ये दोनों सीटें थोड़ा सा समीकरणों के लिहाज से देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं रही है। आप समीकरण पे आते हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से जरा बता दें कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हैं, तो शायद आप लोग कंफ्यूज होंगे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और कोई प्रकरण, कोई घटना अगर मेरे से मिस हो जाए प्रशांत भाई, तो आप याद जरूर दिलाइएगा और बीच में टोक दीजिएगा। देखिए, कहानी कहां से शुरू होती है। ये अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 7 चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तमाम मीडिया में खबरें आने शुरू हो गई कि हरियाणा चुनाव में साधा नहीं अखिलेश यादव को, तो उनको कोई सीट नहीं देंगे अखिलेश यादव उपचुनाव में और इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन की बात करते दिखाई दिए। उसके बाद बात आ जाती है सीट बंटवारे पे। खबर निकलकर ये आती है कि 5 सीटें मांगती है कांग्रेस पार्टी, 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव की तरफ से 2 सीटों को ऑफर किया गया था, जिस पर आज उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए, खैर और गाजियाबाद। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि चलो भाई ठीक है, 5 नहीं तो 3 दे दीजिए, एक फूलपुर सीट भी दे दीजिए। हमारे विशेष सूत्र, हमारे अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें यह खबर निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव मान गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रात में बात हुई, आधी रात में बात हुई है फोन पे, और अखिलेश यादव फूलपुर सीट देने को राजी हो गए थे कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन चलता है, फिर कांग्रेस पार्टी अपने पैर पीछे खींच लेती है और कहती है कि नहीं,
हमारी जो बातचीत है, हमारी बातचीत ये है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, बात जीत की है, बात सीट की नहीं है, जैसा कि अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में कहा था। अब वही बात यहां पर अविनाश पांडे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अजय राय जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया से सवाल जवाब होता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कहा कि बात जीत की है, बात सीट की नहीं है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर बैठकर खैर और गाजियाबाद की टीम से बातचीत की, वहां के लोकल लीडर्स को अपने कार्यालय बुलाया, दिन भर मंथन चलता रहा, तकरीबन 2 से 3 घंटे 4 घंटे मंथन चलता रहा। पहले खैर की टीम आ गई, उनसे बातचीत की, उसके बाद गाजियाबाद के लोग थोड़ा सा देर से आए, फिर उनसे बातचीत की और उसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव वहां से निकले, जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी जाती है और लिस्ट हमारे सामने होती है कि खैर से फला चुनाव लड़ेंगे और गाजियाबाद से फला चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक की पूरी कहानी ये निकल कर आई है, लेकिन अभी भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक बात और है, अखिलेश यादव ने कल रात 11:11 पर ट्वीट करके ऐलान कर दिया था कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास, 10:10 के आसपास अखिलेश यादव एक और ट्वीट करते हैं और उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ उठाकर फोटो ट्वीट की जाती है। एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जाती है अखिलेश यादव की तरफ से कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ थे, हम साथ साथ रहेंगे। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है। कुछ मिस हुआ हो अगर प्रशांत भाई तो इस पर मुझे को क्लियर कीजिएगा। नहीं, ठीक बात है। जो प्रोसेस, जो अभी जो पूरा जो बातचीत का जो दौर चला वो एकदम ऐसे ही था और बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी बतौर संगठन अपने इंडिपेंडेंट अगर बात करें तो अभी उस स्थिति में नहीं है। सबसे पहले उसे संगठन पर जोर देना चाहिए, और जब ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत होती है, संगठन के लोगों से बातचीत होती है, तो वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करने की जरूरत है और अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है। आप देखिए, जिन 2 सीटों पर ये 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप, मैं, चारुकेन तो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, ये तो आपने देखा ही है। अब एक नाम यहां पर जो है श्री सिंह राज जाटव, इनका नाम अभी तक खुल के नहीं आया कि ये समाजवादी पार्टी के हैं ओरिजिनली या ये कांग्रेस पार्टी के हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के ही नॉमिनेट कैंडिडेट हैं। मैं, देखिए, जब आप इस तरीके के गठबंधन में जब आप किसी और के सिंबल पर अपने कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो जो आपका जो स्थानीय जो संगठन होता है, जो कैडर होता है, उसमें एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है और उसकी मजबूती के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अच्छा मौका है अगर उपचुनाव में ये साथ में आ रहे हो। इसके बाद, क्योंकि 2 साल का वक्त है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ अपने कैडर पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी का जब 6 महीने चुनाव का बचे तब आप आइए और अपने कैंडिडेचर को सिलेक्शन के उनका फाइनलाइजेशन के प्रोसेस होता ही रहता है, फिर आप उस पे कोर अपने प्रोसेस पे आइए, लेकिन तब तक आपको संगठन पे काम करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि दलितों का रुझान और मुस्लिमों का रुझान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ बढ़ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कई सारी ऐसी सीटें रही हैं 24 के चुनाव के, वो रिजल्ट बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ दलितों का रुझान, आप परसेंटेज देख लीजिए, सीएसडीएस का जो पोस्ट पोल सर्वे है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो नॉन जाटो जो वोटर्स है, जो नॉन जाटो वोटर हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट किया है दलितों में। और जो जाटो वोटर है, एक और बात मैं बताऊं, जो उत्तर प्रदेश के जो जाटो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से छिटके हैं। जाटो वोटर भी छिटके, यानी कि जिस कम्युनिटी से बहन कुमारी मायावती जी आती हैं, उस कम्युनिटी के जो वोटर जो बसपा से चले गए थे, पर्टिकुलर मैं एससी कम्युनिटी में जाटो वोटर्स की बात कर रहा हूं, वो बीएसपी की तरफ आए हैं। आप समझ रहे हैं? और इस चुनाव में जो एक बार फिर से नैरेटिव बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो नैरेटिव अगर काम फिर से कर गया तो आप यकीन मानिए कि बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। देखिए, 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी की तरफ अभी पलड़ा जो है वो झुका हुआ नजर आ रहा है।
7 सीटें, दो 7 सीटों पर झुका 9 में हुआ से नजर 7, आ रहा है। 9 में से 9 में 7 से आप बता रहे हैं। 9 में से 7 सीटों पर बड़ी पलड़ा बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। 16 मैं मंत्री ये नहीं लगाए कह गए रहा हैं हूं कि प्रशांत भाई, आप समाजवादी कहां हैं? पार्टी कैबिनेट लगा दी गई है पूरी की पूरी, डिप्टी सीएम लगा दिए गए हैं पूरे के पूरे उपचुनाव में, मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 7 सीटों पर बीजेपी फंसी दिखाई दे रही है, कैसे? तर्क देखिए, क्या है? मैं शुरुआत से ये बात कहता हुआ आ रहा हूं कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो बीजेपी का कैडर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है उत्तर प्रदेश में, पहली चीज। दूसरी बात, जिस तरीके से नजरअंदाजी की गई 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कैडर की, बाहर से आए हेलीकॉप्टर नेताओं को यहां पर उतारा गया, स्थानीय कैडर जो सालों से दरी बिछा रहा था उसको नजरअंदाज किया गया, उसको दरकिनार किया गया। उसकी क्षतिपूर्ति अभी तक हो नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी की। ये मैं फिर कह रहा हूं, सदस्यता अभियान जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, मैं आपको बता सकता हूं कि जबरदस्ती फॉर्म भरवाए गए हैं। लोग ले जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मैं अभी नाम लेकर के गिना दूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत अच्छे कई सारे दोस्त हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यप्रणाली से नाराज हैं। आप सीटें गिनाइए, कौन कौन सीटें फंसी हुई हैं? देखिए, जिन सीटों पर पलड़ा मुझे भारी लग रहा, मैं ऑर्डर में बताऊंगा। पहली मैं सीसामऊ में बता देता हूं। सीसामऊ का समीकरण मैंने बता दिया है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है भारी है, सपा की तरफ पलड़ा झुका हुआ है। ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो कटहरी है। कटहरी में भी समाजवादी पार्टी की तरफ पलड़ा झुका हुआ है, लेकिन धर्मराज निषाद मजबूत कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस वाली गलती नहीं दोहरानी है जो कांग्रेस ने हरियाणा में की। ये भी हमको ध्यान में, भाई 3 बार के विधायक हैं धर्मराज निषाद, मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, उनके पास बीएसपी का कैडर बेस है जी। लेकिन यह भी सच है कि जातीय समीकरण और जो वहां पे बसपा का जो कैडर है वो लालजी वर्मा की तरफ भी है, क्योंकि वो भी वहीं से निकले हुए हैं। अच्छा, इन सब चीजों से एक बात और निकल के सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में खास तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस पृष्ठभूमि के नेताओं के सहारे है जो कभी ना कभी बीएसपी से जुड़े रहे, बहुत सारे ऐसे नेता। और जब से इस काम पर अखिलेश यादव ने इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है, तब से जो है अखिलेश समाजवादी पार्टी में एससी वोटर्स का जो है थोड़ा सा रुझान ज्यादा बढ़ा है। मैं पोस्ट पोल एनालिसिस कर रहा था उत्तर प्रदेश का, 37 लोकसभा सीटों का समाजवादी पार्टी का 14% जो सांसद लोकसभा पहुंचे हैं सपा से, वो बीएसपी के पृष्ठभूमि से रहे। हाँ, ठीक बात है, हमने स्टोरी भी की थी इस पर। लेकिन प्रशांत भाई, भारतीय जनता पार्टी की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। तो भाई जाति तो साधने की वहां पर भी कोशिश की गई है ना। जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं यूपी में, सबको पता है। हर एक पार्टी, कहने को तो बीजेपी कहती रहे कि हम जात पात से ऊपर उठ कर लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन साधा तो उन्होंने भी है ना सबको। बिल्कुल साधा है और कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन मजबूत है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के वोटर का बिहेवियरल पैटर्न है, वो जिस बिहेवियर के साथ वोट करता है, हमको यह समझना पड़ेगा। और उसने अपना वोट करने का पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव में अचानक से बदला है। वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर 2014 में और 2019 में और 2017 में और 2022 में, इन 4 इलेक्शंस में, जिसमें 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के यूपी के चुनाव शामिल हैं, इन 4 चुनावों में जो एससी कम्युनिटी का वोटर है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किया, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। और साथ में हमको आपको यह भी समझना पड़ेगा कि उस ट्रेडिशनल तरीके से एससी वोटर भारतीय जनता पार्टी से छिटका क्यों।
मैं आपको बताता हूं। बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम उस वर्ग के लिए जो कतार में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, सबसे पीछे खड़ा हुआ है, चाहे वो फ्री राशन की बात आप कर लीजिए, चाहे आप किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, आप शौचालय की बात, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए। शौचालय एक बार आप माइनस कर दीजिए, चलिए ये सब ठीक उज्ज्वला। है, लेकिन इसका 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 वोट में तब्दील नहीं हो पाया ना वो 2024 मैं उसी पे आ रहा हूं। ये काम 4 चुनावों में किया, 4 चुनावों में ये काम किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 14 से लेकर के 22 तक। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 24 में कहा कि नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहा क्योंकि देखिए, एससी कम्युनिटी के लिए, ओबीसी कम्युनिटी के लिए जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आरक्षण, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान। संविधान में प्रदत्त अधिकार जो एससी कम्युनिटी को दिए हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। और इसीलिए उसने फ्री राशन को किनारे कर दिया और उसने कहा नहीं, हमको आरक्षण चुनना पड़ेगा। और आप देखिए सुबह का ट्वीट, आरक्षण की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उसमें संविधान की बात कर रहे हैं। उस नरेशन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इंप्लीमेंट कराने की तैयारी कर चुकी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वोटर का बिहेवियर जो है वोट करने का, वो चेंज हो गया है। ये चुनाव इसलिए भी, इसका भी लिटमस टेस्ट होगा कि क्या 24 का जो रिजल्ट था वो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर था, या फिर कोई और बड़ा फैक्टर काम किया जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अपना इंटरनल कैडर का। 24 का चुनाव था, देश का चुनाव था, प्रधानमंत्री का चुनाव था, ये उपचुनाव है, ये विधानसभा का उपचुनाव है। एक लोकसभा के अंदर मेरे ख्याल से 4 से 5 विधानसभा 5, हाँ, है ना, तो उसमें से एक सीट का चुनाव है और 10 सीटें हैं जिसमें से एक पर चुनाव हो नहीं रहा, 9 सीटें बचती हैं। तो क्या वो जो 24 के परसेप्शन बना है वो उपचुनाव में भी काम आएगा क्या? ये बात थोड़ी सी समझ में ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में आरक्षण का और संविधान का जो नैरेटिव है वो काम आएगा या नहीं आएगा। और ये इस चुनाव से साफ भी हो जाएगा। और ये पता, ये इस चुनाव के रिजल्ट चाहे जो भी रहें, लेकिन हमको इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या 24 का नैरेटिव उपचुनाव में काम किया। अगर किया तो 22 में आप समझिए बहुत बुरी स्थिति होने वाली है भारतीय 27 में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, अगर काम कर गया। ये भी हमें और आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आपकी सही है कि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन आप दूसरे एस्पेक्ट में भी आइए ना। ये तो मैंने नैरेटिव की बात कर दी, अब आप स्थानीय स्तर पर देखिए कि किसने ज्यादा मजबूती से समीकरण बैठाए। भाई, आपने पूर्वांचल की 3 सीटों पर अपना नुकसान इसीलिए कर लिया क्योंकि आपने एक सीट भी नहीं दी संजय निषाद को, इसीलिए कर लिया ना। और तीनों सीटों पर निषाद वोटर्स का, निषाद, मल्ला, बिंद, ये जो वोटर है इनका अच्छा प्रभाव है। फूलपुर से शुरू करिए, कटेरी में भी है और मझवा में भी है। भाई, आप अगर मीरापुर सीट आरएलडी को दे सकते हैं क्योंकि वहां से आरएलडी के विधायक थे, वो सांसद चुने गए बिजनौर से चंदन चौहान, अगर वो सीट आप दे सकते हैं तो मझवा आरएलडी को, तो आप मझवा क्यों नहीं दे सकते? मझवा से भी जो विधायक थे विनोद बिंद, वो भी तो संजय निषाद की पार्टी के थे। अधिकार बनता था संजय निषाद का, इसमें कोई दो बिल्कुल। और सीधे तौर पर ये डिनायल है कि जितना दे दिया उतना दे दिया, अब इतने में ही संतुष्ट रहो और चुपचाप जाकर के बैठो। हालांकि मंत्री बना रखा है उनको यार, कैबिनेट में तो मंत्री बना रखा है, लेकिन आप देखिए ना इनके साथ क्या कर रखा है। ये भी तो है, आप प्रदेश सरकार में मंत्री बना रखा है रेड्डी को, आपने केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बना रखा है, संजय निषाद को क्या मिला? और आपको मैं और एक बात बता दूं, 24 में जितना ज्यादा हेल्प संजय निषाद के वोटर ने बीजेपी की है, उतना ज्यादा काम आरएलडी नहीं करा पाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में, नहीं करा। ये नंबर्स में दिख रहा है। ट्रांसफर नहीं करा पाए जयंत चौधरी,
हाँ, ये बात तो क्लियर है, आंकड़े बता रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वोटर्स हैं उनका चेंज हो चुका है, उनका माइंड चेंज हुआ है। और स्थानीय अगर आप देखिए 3 सीटों का मैंने आपको इधर बता दिया, संजय निषाद की नाराजगी, ऊपर से फूलपुर का, आप फूलपुर सीट पर आ जाइए। फूलपुर में मुजतबा सिद्दीकी का टिकट, ये समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम यादव वहां पर पहले से भाई 1,10,000 वोटर के आसपास है, मुस्लिम और यादव मिला लीजिए आप। और उसके बाद में जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं मुस्तफा सिद्दीकी, बीएसपी से 3 बार के विधायक हैं वो कैडर स्थानीय होने का फायदा, तो ये प्लस पॉइंट है। और अब तो कांग्रेस का साथ भी है, कांग्रेस तो लड़वा ही की ना सपा के कैंडिडेट, हाँ, तो कोई दो राय बट रहा नहीं। ठीक बात है। और कांग्रेस का ऊपर से साथ, और इसी तरीके से आप मझुआ में देखें, मुझे लगता है कि मझुआ में थोड़ा सा मामला कांटे का रहेगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि वहां के जो इक्वेशंस है ना, वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए कि फूलपुर या खैर सीट ले लीजिए, खैर सीट में लगभग 1 लाख से के ऊपर जो है जाट वोटर्स हैं जी। यानी कि ये माना जा रहा है कि जाट वोटर जिसकी तरफ गए वो सीट जीत गया। लेकिन ऐसा इक्वेशन मझुआ में नहीं है। मझुआ में सारे जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं कम्युनिटी के, वो कोई 60,000 है, कोई 50,000 है, कोई 40,000 है, कोई 30,000 है। मतलब बहुत कम कम डिफरेंस है। इसलिए आपको सारी कम्युनिटी को साधना पड़ता है वहां पर, और सबसे बड़ी बात, आपका स्थानीय होने का फायदा वहां पर मिलता है। सेम यही कहानी फिट बैठती कुंदरकी पे। 60% मुस्लिम वहां पर वोटर्स हैं, तो एक तरफा है। और उसके बाद जो यादव वोटर्स होंगे वो तो है ही। हालांकि वहां पर बर्क साहब की राजनीतिक विरासत है वो, और नहीं वहां पे देखिए कुंदरकी में तो मुस्लिम्स पूरी तरीके से वोट करते हैं। वहां पर पूरा हिंदू मुस्लिम चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदू का जो वोटर है उसमें सबसे ज्यादा जो बिरादरी, वो सैनी बिरादरी है। सैनी वोटर वहां पर हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब राजपूत को वहां पर टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ठाकुर को टिकट दिया, रामवीर सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो सीधे तौर पर वहां पर हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव होने जा रहा है। और कुंदरकी बहुत स्ट्रांग होल्ड सीट रही, और हाजी रिजवान वहां से कैंडिडेट बनाए गए। हाजी रिजवान खुद 3 बार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से वहां से। तो वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए वो सीट एकदम केक वॉक है। सीसामऊ सीट एकदम केक वॉक है। करहल विधानसभा सीट केक वॉक है। इन 3 सीटों पर तो सोचना ही नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। और इन 3 सीटों पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी अपने लिए नहीं सोच रही। मीरापुर में जैन चौधरी कितने फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मीरापुर में। अब आप देख लीजिए जैन चौधरी कितना फंसे हुए हैं, अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए। आप देख लीजिए कितना फंसे हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक टिकट मांग रहे हैं। आप ये समझिए 28-29 दावेदार हैं, पहुंचे हैं उनके पास, जिसमें उनके जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें खुद चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान, उसमें इनके राष्ट्रीय महासचिव, उसमें जो मुजफ्फरनगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वो, इनके जिला अध्यक्ष वो, और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व सांसद ज्वाइन किए थे वो भी इन्हीं से कतार में है। जैन चौधरी को तो समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। ये और वहां से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा दांव चला है। सुम्बुल राणा को टिकट देकर के जो दांव वहां पर चला है समाजवादी पार्टी ने, वो भी अपने आप में बहुत शानदार तीर मारा है। ये आप मान के चलिए। देखिए 2 सीटों पर लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं अभी। एक तो मीरापुर सीट और दूसरी मझवा। अच्छा, मझवा और मीरापुर में फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है दोनों ही दलों के बीच। मझवा में तो संजय निषाद के वोटर उदास होंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरा, मझवा में संजय निषाद की एक तरीके से वहां पर इनफाइटिंग, संजय निषाद की जो बगावत होगी अंदर खाने, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करेगी। और मीरापुर में जो इनफाइटिंग आरएलडी के भीतर है वो, प्लस समाजवादी पार्टी का अरशद राणा की जो पुत्रवधू हैं
जो बाबू मुनकाद अली की बेटी भी हैं, बसपा के बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, दोनों ही बसपा के बड़े नेता, पूर्व सांसद रहे हैं। तो सुम्बुल राणा बड़ा नाम, एक तो महिला है, मुस्लिम है, और बीएसपी का कैडर साथ में है उनके, मतलब उनके ससुर और उनके पिताजी दोनों बीएसपी के बैकग्राउंड से आते हैं। और अरशद राणा आरएलडी से विधायक रहे एक बार, तो वो वाला भी फैक्टर जुड़ेगा मीरापुर में। आसपास का जो क्षेत्र है, एक तो मुजफ्फरनगर में सांसद है हरेंद्र मलिक, और इकरा हसन है कैराना से, बगल का क्षेत्र है। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देगा अगर दोनों सांसद जाकर वहां खड़े हो जाए? होंगे ही, प्रचार में खड़े होंगे ही, उनके समर्थन एकदम में खड़े होंगे। आप 24 के नतीजे जो आए, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर आप जानिए आप जीत गए। और एक मंच पर जब इकरा हसन और हरेंद्र मलिक यानी कि मुस्लिम और जाट जब एक मंच पर खड़े नजर आएंगे तो खैर, तो ये जो ना सिर्फ मीरापुर बल्कि खैर विधानसभा सीट तक भी पूरा इसका असर आएगा। क्योंकि जाट भाई अजगर मजगर का कॉम्बिनेशन कितना पहले चला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा। जी। और उसी के आश्रय सरकारें बनी है, मुलायम सिंह ने भी सरकार बनाई और चौधरी चरण सिंह ने भी। लेकिन जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जिस दिन आ गया उस दिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी आसानी तो आ गया ना। आप देखिए 24 के चुनाव में तो आया ना भाई, मुजफ्फरनगर से जाट को टिकट दिया, तो क्या सिर्फ जाट के सहारे हरेंद्र मलिक जीत गए? नहीं गए ना। जाट और मुस्लिम दोनों ने दिया, वोट किया। कमोबेश यही स्थिति आप कैराना में देख लीजिए। इकरा हसन मुस्लिम है लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट दे नहीं जीत पाती, जाटों ने वोट किया। हाँ, और बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के वोटर्स ने उनका साथ नहीं दिया, बीजेपी को जितवाया नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, वही तो जहां पर आरएलडी के प्रत्याशी खड़े हुए वो 2 सीटें तो निकाल दी, लेकिन उसके अलावा हाथ खड़े कर दिए जयंत चौधरी के वोटर्स ने। ठीक बात है। और वो नंबर्स में दिख रहा है ना कि जयंत चौधरी को जाटों ने वोट नहीं किया। हाँ। अगर जयंत चौधरी को जाटों ने वोट किया होता तो समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे नतीजे थोड़ी आते। ठीक बात है भाई एक बात मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए कि यह मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा होता सच में तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से इतने अच्छे नतीजे आ पाते? आप मुझे बताइए। ठीक बात है, नहीं आ पाते ना। और ये तो मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अब पूर्वांचल में जब आएंगे तो पूर्वांचल में और बुरी स्थिति में होगी, क्योंकि संजय निषाद 3 सीटों पर संजय निषाद के वोटर गुटबाजी भले न करें, खुली बगावत भले न करें, वो साइलेंट बैठ जाएंगे। तब आप क्या कीजिए? निकलेंगे ही नहीं वोट करने, क्या कीजिएगा? फूलपुर से 22-25 हजार वोटर सीधे साफ हो गया 20 हजार, क्या कीजिएगा जिनके आश्रय आप बैठे हुए हैं? अरे 25,000 वोटर है, आप 10,000 भी माइनस कर लीजिए तो बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा भाई, कोई जरूरी नहीं है। और मझुआ में तो डोमिनेंट है, और जो डॉक्टर ज्योति बिंद, रमेश बिंद की जो बेटी है, रमेश बिंद बड़ा नाम है मजमा से, और बहुत ताकतवर आदमी है वो। दोनों लिस्ट जरा फुल स्क्रीन दिखाइए पीसीआर। हाँ, ये देखिए, ये नाम अब हमारे सामने आ चुके हैं। दर्शक जो है, जो हमें देख पा रहे हैं, हमारे जो इस वक्त व्यूवर्स हैं, करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर जहां चुनाव नहीं हो रहा लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया गया था। कटहरी की बात करें तो लालजी वर्मा की धर्मपत्नी शोभावती वर्मा जो कि चुनाव लड़ रही है। मंझवा से ज्योति बिंद जो कि इनके पिता बड़े नेता है बिंद समाज के और सांसद रह चुके हैं। गाजियाबाद से आज ये ताजा खबर निकल कर आई है, ताजा नाम निकल कर आए हैं सिंह राज जाटव, और खैर की अगर हम बात करें तो चारू कैन। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट समाजवादी पार्टी की अब हमारे सामने आ चुकी है। कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कितने जिताऊ हैं, कितने तगड़े हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो कितना जिताऊ है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अब हमारे सामने देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत भाई के पास चलेंगे। उसमें सीधी टक्कर कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला हो रहा है।
अब कांग्रेस पार्टी मैदान में है नहीं, हालांकि इंडिया गठबंधन में तो सपा का सपोर्ट करती दिखाई देगी। तो अब सपा और बीजेपी उन दोनों की लिस्टें अब हमारे सामने आ चुकी है। बाकी कितना जाते जाते प्रशांत भाई, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती कितना इंपैक्ट डालते हुए ये दिखाई देंगे। पूर्वांचल में ओपी राजभर, संजय निषाद की बातें हमने खूब कर ली, जयंत चौधरी की बातें हमने खूब कर ली, अनुप्रिया पटेल की बात कर लेते हैं। तो वो बड़े कैनवास पे अगर हम सोचें और देखें तो कितना इंपैक्ट पड़ता दिखाई देगा बाकी दलों का। मुझे लगता है ये सारे दल 9 की 9 सीटों पर 3 लाख वोटों के अंदर में सिमट जाएंगे। 3 लाख भी नहीं होगा, सबका सबका जोड़। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ये जो चुनाव है ये बाइपोलर है। और उपचुनाव में सामान्यतः ये होता है कि जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो कम होता है मुख्य चुनाव की अपेक्षा। जब पोलिंग परसेंटेज कम होता है तो उसका सीधा सीधा अनुमान इसलिए इस बात से लगाया जाता है कि वही वोटर निकलेगा जो मोटिवेटेड होगा अपनी पार्टी के लिए, अपने दल के लिए। पहली बात तो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पल्लवी पटेल की पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, वही नेता, वही कार्यकर्ता, वही उसके वोटर निकलेंगे जो बहुत मजबूती के साथ इंटैक्ट होंगे पार्टी के साथ, वही निकलेंगे। और इन सब में एक चीज ऐड कर देता हूं, उपचुनाव सत्ता का चुनाव कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे प्रशांत भाई। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा सत्ता का चुनाव जो आपने कहा उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप रामपुर का चुनाव देखिए, आप रामपुर का चुनाव देखिए, आप जो इससे पहले भी चुनाव हुआ था स्वार का, मेरे ख्याल से वहां का देखिए किस तरीके से प्रशासन ने वो चुनाव जीता और जितवाया गया था। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई थी और सीधे तौर पर आरोप लगे थे। तो ये माना जाता है कि लगभग अगर आप 3%, 2.5%, 3%, 4% के आसपास से अगर सत्ताधारी पार्टी पीछे हो रही होती है तो फिर एक तरीके से वो कई बार एंड टाइम पर आखिरी राउंड तक आते आते वो जीत जाती है। अब उस पर आरोप लगते हैं प्रशासन जितवा देता है या जीत जाती, ये एक अलग डिबेट का विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है उसमें प्रशासन जो है बहुत हद तक अपना रोल प्ले करता है। तो एक तो ये बात है, लेकिन और इन सब में सबसे बड़ा जो रोल प्ले होगा, देखिए इन वोटर्स को, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को नहीं रोका जाएगा, कभी नहीं रोका जाएगा। उसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा। हाँ, ना तो इनको वोट रोका जाएगा, ना चंद्रशेखर आजाद को रोका जाएगा, ना ओवैसी को रोका जाएगा। उनको तो पकड़ पकड़ के वोट डलवाया जाएगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी की जो सीटें हैं, बाकी की जो वोटर्स, क्योंकि बाइपोलर चुनाव है, पूरी तरीके से बाइपोलर चुनाव है, इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जो 2 से 3 सीटें हैं वहां पर रोचक मुकाबला होगा। मैंने मीरापुर का जिक्र किया, मैंने मझवा का जिक्र किया, और रोचक मुकाबला कटहरी में भी होगा। तो इन तीनों सीटों पर जो जीत हार का मार्जिन होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। मतलब 10% के अंदर ही होगा जीत हार का खेल। और सबसे बड़ा जो गेम होता है वो ऐसे ही कंडीशन की सीटों पर होता है, क्योंकि 20%, 15% के जो मार्जिन से जहां भी पार्टियां चुनाव जीतती हैं, वहां इतना बड़ा गेम करना स्थिति, तब तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा ना। तब तो बेइज्जती भी हो जाएगी, तब तो फिर थू-थू होगी पूरे देश में, तब तो फिर हर जगह वो चंडीगढ़ वाला जैसा सीसीटीवी दिखाया जाएगा ना। हाँ नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं, गड़बड़ी का चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते आए हैं, और कहा जाता है कि जहां पर हमारे जो वोटर्स हैं वहां उनको वोट नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है अनुज जी, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। आप देखिए तमाम सारे हैं, अभी जो इंडिया अलायंस में जो दल हैं जो कभी सत्ता में थे, तो उन पर विपक्ष यही आरोप लगाता था, कहता था कि भाई ये लोग चुनाव में गड़बड़ी कराते हैं। तो ये आरोप हमेशा रखते हैं सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर ये आरोप हमेशा लगते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। हाँ हाँ।
तो देखिए ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि भाई जो नाम सामने आ गए हैं 9 सीटों पर कितना इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे, कितना असर डालते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसको मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि इससे सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा हार और जीत से, क्योंकि नंबर्स पूरे हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में एक परसेप्शन बनता दिखाई देगा। कुछ कहना चाह रहे हैं शायद प्रशांत भाई, कुछ बात छूट गई तो कह लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि वो बात पूरी नहीं हुई। मैं एक बार और अभी सभी दर्शकों को एक बार बता दूं कि जो 9 में से जो 6 सीटें हैं उसमें मुझे मतलब लगभग अगर 3-4 सीटें हटा दीजिए, जहां से सपा मुझे सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, उन सीटों का मैं जिक्र कर लेता हूं। जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए मुझे खतरा नाम मात्र का भी नहीं लग रहा है, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है, एकदम ग्रीन सिग्नल है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला जो है टक्कर का होगा, लेकिन सपा का अपर एज है कुछ 3 से 4% वोट शेयर का। अब वो 3 से 4% वोट शेयर में अगर कहीं बाहरी ताकतें, बाहरी शक्तियां अगर सक्रिय होकर के नहीं आई तो वो सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जैसे कटहरी की सीट, जैसे मीरापुर की सीट। ये जो 2 सीटें हैं उनमें इस तरीके की स्थिति बनने की गुंजाइश ज्यादा है, तो उसमें विपक्ष को ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। और बाकी की जो 2 सीटें हैं, आपकी गाजियाबाद सदर सीट और दूसरी जो सीट है खैर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, दबदबा है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मैं डिफिकल्ट सीटें मानता हूं, लेकिन टक्कर वहां भी अच्छी होगी। एक सीट शायद आप मिस कर गए प्रशांत भाई, फूलपुर की सीट, वहां पर अपर जी, एज मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, अपर एज मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कटहरी और फूलपुर और ये जो 2 सीटें हैं, कटहरी और फूलपुर, यहां पर समाजवादी पार्टी कम से कम 4 से 5% के वोट शेयर से अपर एज में जाएगी। लेकिन क्या ये 4 से 5% वोट शेयर वो रिजल्ट तक पहुंचा पाएगी कि नहीं, या 2022 में जैसे एक सीट पर मैं देख रहा था, लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट थी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी पूजा शुक्ला, वो लगातार आगे चल रही थी 7वें राउंड तक, और फिर अचानक से वहां से एक खबर आई कि भैया भाजपा के नीरज बोरा जीत गए, और नीरज बोरा साहब 7वें राउंड तक 20-21 हजार वोट से पीछे चल रहे थे। तो इस तरीके की अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाती है तो समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी दर्शकों का धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर आई है और अब दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं है। भारत एक सोच फील्ड से भी आपको पल पल की जानकारी अपडेट बताता रहेगा। मैं यानी कि अनुज श्रीवास्तव, प्रशांत शुक्ला, जो कि फील्ड पर भी जाएंगे और अलग अलग सीटों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग विधानसभा में जाने की कोशिश करेंगे जहां जहां चुनाव हो रहा है, क्या समीकरण बैठते हैं, लोगों की क्या राय निकल कर आती है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए विदा, बने रहिएगा भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।